हमने दिस इज़ आवर 11th सेशन इन दिस सीरीज। इसमें हमने स्टार्टेड विद प्लेटो, फिर हमने एरिस्टोटल समझा, फिर हमने स्किप किया मीडिवल फ़लसफ़ा एंड देन वी वेंट अहेड विद रैशनलिज्म। उसका हमने डेकार्ट का व्यू समझा, स्पिनोज़ा के व्यूज़ को समझने की कोशिश की। आई थिंक कल काफ़ी हद तक वो समझ आ गया होगा। एंड इन दैट सीरीज़ rationalism school से Leibniz is going to be our final philosopher, and after this we'll go into empiricism. Leibniz ये भी अपने ही इसी एरा की बात चल रही है, 1646 में पैदा हुए थे. So when he is like a contemporary to Spinoza, he's like immediately after Descartes. Aristotle एक पॉलीमैथ थे बहुत बड़े. His hold over every subject. He had hold over every subject. Mathematics, Aristotle. Biology, Aristotle. Philosophy, history, poetics, grammar, everything. उसके बाद लेबनीज जैसा एनसाइक्लोपीडिक जीनियस वी डोंट गेट इन हिस्ट्री. ये इनका कहना है, बट ये बहुत ही एक मायोपिक व्यू है हिस्ट्री का. एरिस्टोटल से बड़े और लेबनीज से 1000 गुना बड़े पॉलीमैथ्स गुजरे हैं. लेकिन जब भी हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, एंड दिस इज स्टिल दैट एरा, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं वी लुक एट हिस्ट्री फ्रॉम द ओरिएंटलिस्ट पर्सपेक्टिव. ओरिएंटलिस्ट पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड हिस्ट्री बिफोर 1600 वाज व्हाट? द वर्ल्ड ऑफ डार्क एजेस. But then we know for, say, for example, Middle East, for Persia, and to some extent, even for Indians, it wasn't Dark Ages. It was Dark Ages limited to European civilization. For the city of Bukhara, is the city of Baghdad, Nishapur, they were bustling. They did have, they faced issues in 1200s when the Mongol invasion started, but within say 70 odd years they were again back to where they had started from when the Mongols became Muslim. So this is a false statement. We can be sure about it's being false. For हमारे पास Ibn Khaldun है, for example. If we do not call him a polymath, I don't think we can apply this term to anyone else. Similarly, if we do not call Ibn Sina a polymath, I don't know how can we call any others. So there are many examples of polymaths, but then we can understand what is being said here. It is from that Orientalist perspective. ये जो Orientalist jaundiced view है history का, and for all other sciences, this was for the first time systematically pointed out by Edward Said in great detail. तो उनकी ओरिएंटलिज्म इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाती है. whenever you read any text, contemporary text, अब जो भी पढ़े उससे पहले एक बार ओरिएंटलिज्म पढ़े, so that you understand ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये सबकॉन्शियसली आपके साथ क्या कर रहे होते हैं. Now, that doesn't mean in any way that West has produced nothing. They have produced great scholars. Leibniz was one of them. Definitely a polymath of great this significance. इनकी रीडिंग्स में you find ancients, moderns. You would be amazed कि इनका ग्रास्प कितना अमेजिंग ग्रास्प ओवर इश्यूज जो उनके वक्त के मसले थे उनसे इनका होल्ड आपको दिख जाएगा कि ही नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. स्पिनोजा की तरह ही वॉज नॉट ए फिलोसॉफिकल रिक्लूज, एक अलग से कमरे में बैठे हम वहीं पे कर रहे हैं अपना फलसफा, बट ही वॉज एन इम्पल्सिव स्पिरिट लाइक डेकार्ट. मैथमेटिशियन लेबनीज एज अ मैथमेटिशियन इज नोन टू यू ऑल. बेसिक स्टडीज़ जिन्होंने भी 12वीं तक की है उन्होंने लेबनीज तो मैथमेटिक्स में डेफिनेटली पढ़ा होगा. फिजिसिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, मेटाफिजिशियन भी थे, and more so in his career he was a diplomat as well, and we would understand in some time कि उसका भी क्या रोल रहा इनके फ़लसफ़े पे.
इन अ लिटरल सेंस इन्होंने पूरी कायनात की स्टडी कर ली थी, मान लीजिए हर एक चीज़ जो थी उसकी इन्होंने स्टडी कर ली थी। एंड देन ही रिटर्न इट टू एवरी फील्ड, इन्होंने हर फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये एक ऐसी हस्ती है जिसको हम अ मैन ऑफ यूनिवर्सल अटेनमेंट्स, अ मैन ऑफ यूनिवर्सल जीनियस हम इनको कह सकते हैं। पॉलिटिक्स के साथ बहुत क्लोज रिश्ता था, मतलब ही वाज देयर इन द upper echelons of polity of his era. So he was even a courtier. And then when you are in that position, then you are able to fully appreciate कि differences को reconcile करना ये कितना important है। और शायद कुछ देर बाद आपको ये भी पता चलेगा इनका खुद का फलसफा इज कॉल्ड द फिलॉसफी ऑफ कॉम्प्रोमाइज, इट्स एज इफ अ कॉम्प्रोमाइज। देखो ये लेबनीज खुद कहते हैं कि मुझे समझने के लिए यू हैव टू गो बैक टू डेमोक्रिटस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। अब ये सेंटेंस अपेरेंटली आपको नहीं दिखाएगा कि वो कॉम्प्रोमाइज़ की बात कैसे कर रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रिटस और प्लेटो के व्यूज़ अपोजिंग है इन टर्म्स ऑफ मेटाफिजिक्स। प्लेटो और एरिस्टोटल के व्यू अपोजिंग है इन टर्म्स ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। और हम इसमें और आगे बढ़ सकते हैं, उनके स्टेटमेंट में हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। वी कैन लुक एट हिम एज द फोर रनर टू कैंट। अब इमैनुअल कैंट ने क्या किया, उन्होंने भी यही रिकनसाइल किया, उन्होंने रिकनसाइल किया एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म को। और यहाँ पे वी कैन टेक हिम एज अ प्रिकर्सर टू हिम। तो ये भी डेकार्ट और लॉक के व्यूज़ को थोड़ा सा रिकनसाइल करने की कोशिश करेंगे। ये खुद कहते हैं एंड इट्स अ वंडरफुल स्टेटमेंट। ही सेज एंड आई कोट, आई एग्री विद ग्रेटर पार्ट ऑफ वट एवर आई हैव रेड टिल नाउ। जो भी आज तक मैंने पढ़ा है ज़्यादातर मैं एग्री ही करता। अब देखिए उसके बाद ही क्या कहते हैं, ये कमेंट करते हैं अपने पहले लोगों पे, कहते हैं मोस्ट पार्टीज और schools of thought, philosophy and etc. Most parties or schools are right in the greater part of what they affirm. मतलब जो अफर्म करते हैं उन चीज़ों में ज़्यादातर लोग सही ही होते हैं, दे आर राइट, बट नॉट इन द ग्रेटर पार्ट ऑफ व्हाट दे डिनाई। जो चीज़ वो डिनाई करते हैं उसमें वो मोस्टली दे आर रॉन्ग। ये जो टेंडेंसी है इनके अंदर, so this has made his philosophy particularly eclectic. इनके फ़लसफ़े को हम एक समरी की तरह देख सकते हैं ऑफ ऑल अदर सोर्स। सो ही टेक्स फ्रॉम एवरी स्कूल वट एवर ही कैन टेक। इनके फ़लसफ़े में वी वुड फाइंड एक अटेम्प्ट टुवर्ड्स द यूनियन ऑफ मैकेनिकल एंड टेलियोलॉजिकल व्यू ऑफ यूनिवर्स, इंडक्टिव और डिडक्टिव व्यू ऑफ यूनिवर्स। ये सारी चीज़ें हमको इनके फ़लसफ़े में दिखेगी। He delights in bringing together opposing views, but he never succeeds in reconciling them. He abounds in ingenious distinctions, but never attains to a higher unity in which the differences disappear. इनकी फिलॉसफी चाहे कितनी भी कॉम्प्रोमाइज करे सबके साथ, the truth is it always fails to finally resolve the problems, because it is at the end of the day a compromise rather than a solution to the problems. 1646 में पैदा हुए थे। इनके फादर फिलोसफर थे खुद में। ही वॉज ए प्रोफेसर ऑफ मॉरल फिलोसफी। लेकिन लेबनीज अभी कुछ ही साल के थे, 6 साल के थे, और इनके फादर गुजर गए। लेकिन प्रोफेसर की औलाद होना इस वक्त में, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी, एरिस्टोक्रेसी की बात हो रही है। सो दैट मीन्स large estate, and the estate which matters here in particular is the estate of books. So his father left a rich legacy of books, professor थे, and intelligence to his son who showed unusual talents. इन्होंने भी उसके साथ पूरा जस्टिस किया। डॉक्टरेट इन्होंने लॉ में 1666 में हासिल किया, 20 साल की उम्र में। और फिर इनको
ही वॉज ऑफर्ड द चेयर ऑफ फिलोसफी डिपार्टमेंट हेड करने को इनसे कहा गया, इन्होंने डिक्लाइन किया। 67 में अलबत्ता 1 साल के बाद ही ये पॉलिटिकल इसमें दाखिल हुए। 40 साल रहे ये पॉलिटिक्स में, लेकिन इन 40 साल में लेबनीज ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिक्स किया। ही नेवर फॉरगॉट हिज मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, साइंस, ही वुड डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स। और इस डिप्लोमेटिक करियर में ही वुड विजिट ऑल द इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग इन यूरोप एट दैट टाइम, बर्लिन में, पेरिस में, लंदन, वेनिस, एम्स्टरडैम। So this gave him opportunities of mixing with the most learned people of his era, and that includes of course Spinoza. Spinoza से भी ये मिले थे, जर्मनी से थे खुद, by the way। 1676 में ये मिले। 30 he was 30 at that time when he met Spinoza। इनका पूरा फलसफा is greatly influenced by Spinoza। लेबनीज खुद अपने ज़माने में इसको बेहद कंसील किए। he never, like, जो उनकी indebtedness है towards Spinoza, he just like pressed it under the carpet। But we can understand that Spinoza was considered a heretic, an atheist, so anyone would want the association to be as minimum as possible। So could be that, but then Leibniz did do this। तो पूरा छुपा के रखा कि ये मैं कहाँ से ले रहा हूँ ये फलसफा। But then now we know that his philosophy is more Spinozistic than he would himself want to believe, or that he was willing to concede। लेबनीज ने कोई फिनिश ट्रीटीज अपने सिस्टम की कंपाइल नहीं किया। स्पिनोजा ने वो एथिक्स किए हैं, लेबनीज ने ऐसा नहीं किया। इनके जो व्यूज़ हैं तो वो स्कैटर्ड हैं, बट नॉट एंटायरली स्कैटर्ड के एक लाइन एक किताब में। ही वाज लाइक एन ऐसे राइटर। तो एसेज इन द फॉर्म ऑफ एसेज आपको किसी किसी चीज़ पे डिस्कशन लेबनीज का मिल जाएगा। और इनमें भी एक और मसला है हमारे पास कि इनके जो ये जर्नल एंट्रीज़ हैं, इनके जो ये एसेज हैं, इसमें वो हर एक चीज़ नहीं पब्लिश करते थे। उससे भी आपको पता चलेगा, जो मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा कि स्पिनोज़ा को ये क्यों नहीं अपनी फ़िलॉसफी में इंट्रोड्यूस करते हैं, शायद इस वजह से ही डिड नॉट वांट टू एंटेगनाइज एनीवन। ही डिड नॉट वांट टू, जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे स्पिनोज़ा के फ़िलॉसफी के, ही डिड नॉट वांट टू गेट एसोसिएटेड। वो हमको इससे भी पता चलता है। क्यों? क्योंकि ये जो पब्लिश करते थे अपने एसेज, उसमें आपको सिर्फ इनके फ़लसफ़े के पॉपुलर पार्ट्स ही मिलेंगे। मतलब पॉपुलर पार्ट जिसको एक्सेप्ट करते उस वक़्त की सोसाइटी, more so the princes and princesses। So he would withhold throughout his lifetime whatever was जो society accept नहीं करती। And therein you find Spinozistic philosophy। जो चीज़ें इन्होंने लोगों से छुपाने की कोशिश की, उस फलसफे में ज़्यादा Spinoza दिखता है। So it could be that he actually wanted to give credit to Spinoza, but then he couldn't। That could be there, we do not know। 1684 में ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ ऑफ गॉड के डिफेंस में लिखा डॉक्ट्रिन ऑफ सबस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फोर्स। 1684 में 1694 में 1695 में नेचर पे एक किताब लिखी है, सिस्टम ऑफ नेचर, जिसमें इन्होंने अपना फ़लसफ़ा जो उसका फंडामेंटल है, जिसको मोनेडोलॉजी कहते हैं, तो उसका उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन है। लेबनीज़ के फ़लसफ़े को हम मोनेडोलॉजी ही कहते हैं, क्योंकि हर एक सिस्टम का कुछ होता है सेंट्रल टेनेट जिससे उस फ़लसफ़े को जाना जाता है। सो इनफैक्ट मैनी बुक्स वो टाइटल लेबनीज़ वाले सेक्शन को लेबनीज़ मोनेडोलॉजी। स्पिनोज़ा के चैप्टर्स को दे वुड टाइटल स्पिनोज़ाज़ पैंथीज़म। डेकार्ट वाले चैप्टर को दे वुड कॉल डेकार्ट्स ड्यूअलिज्म। तो ये है। कैंट वाले को कैंट्स आइडियलिज्म, लॉक्स एम्पिरिसिज्म, ह्यूम्स स्केप्टिसिज्म। ये एक अच्छा तरीका है अगर आप फ़लसफ़े को खुद समझते होंगे कि आप कंक्लूजन खुद से डिराइव करें। तो ये जो मैंने आपको अभी ये टाइटल्स बोले, इससे आपको फिर पूरा फ़लसफ़ा खुद आप डिराइव कर सकते हैं। किरकेगार्ड्स एग्जिस्टेंशियलिज्म, तो इससे फिर वो एक ब्रॉडर आप खुद से भी डिराइव कर सकते हैं। इनका मोनेडोलॉजी।
इसके अलावा ये जो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वर्क किए, ही गिव द फर्स्ट एंड लास्टिंग क्रिटिसिज्म ऑफ डॉक्ट्रिन्स जो लॉक ने प्रोपाउंड किए थे। एम्पिरिकल वर्ल्ड व्यू, उसको इन्होंने अच्छे से क्रिटिसाइज किया। 1703 में ये पब्लिश हुआ था। 1710 में इन्होंने थियोडिसी लिखी। क्वीन सोफी शार्लेट ने इनको रिक्वेस्ट किया था ये लिखने के लिए। सो देयर ही ट्राइड टू प्रूव कि खुदा ने इस कायनात को ऐसे बनाया है दैट द होल वर्क्स फॉर द गुड ऑफ ऑल, दैट द यूनिवर्स वर्क्स फॉर द गुड। ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारे ज़माने में कंटेम्प्रेरी थॉट में। आई मीन ज़मीनी सतह पे जो थॉट है, मतलब लर्न पीपल, एक्सट्रीमली लर्न नहीं, मतलब एवरेज ट्विटर पे जो बात चलती रहती है, हमारे क्लासरूम में जो हम आपस में बातें करते रहते हैं, एवरेज डिस्कोर्स हमारे ज़माने का क्या है? हमारे ज़माने का डिस्कोर्स है कि रैशनलिज्म, अक्ल, अक्ल का इस्तेमाल टेक्स यू अवे फ्रॉम रिलीजन। बट हियर यू सी अक्ल के फ़लसफ़े के the ones that have established those schools, those who made it reach the highest levels of philosophy, the pillars of rationalism, they are all strong theists. In fact, God finds a center place in all three. Spinoza is God intoxicated. Uh, Descartes used God to rehabilitate the world he had destroyed, and now we see Leibniz doing the same. इनके आखिरी साल कंट्रोवर्शियल ही रहे इनकी ज़िंदगी के, एंड ही वाज टॉर्मेंटेड बाय नेग्लेक्ट। आई थिंक इस चीज़ में ये ह्यूमन ट्रेजेडी की क्या कहें, एक स्टोरी है जिसके हमको पैरेलल्स बहुत जगहों पे मिलते हैं। इंसान आसमान तक पहुंच जाता है और फिर अचानक से गिर जाता है। लेबनीज इज ऑल्सो दैट स्टोरी। अनदर स्टोरी दैट आई एम रिमाइंडेड ऑफ इज थॉमस पेन। थॉमस पेन वॉज दिस मैन हु फाउंडेड अमेरिका एंड नोबडी नोज हिम। एट हिज डेथ नोबडी न्यू हिम। वैसे ही इनके साथ भी हुआ। एट हिज डेथ हु वॉज देयर? हिज सेक्रेटरी। थॉमस पेन की डेथ पे उनकी मेड थी वहाँ, दैट्स ऑल, when he was buried. So it's a very beautiful story. I'll read it to you someday. Thomas Paine ki, when he died, there was this maid and there was no one there, and she was like, "This is not done. This person is. Uh, these are people who come in an era." And then she calls her son and then tells him be a witness कि इस शख्स के साथ हमने क्या किया। Herein lies one of the greatest of our civilization. It's a beautiful short story. You'll read it someday. तो ये तो brief introduction to Leibniz as a person, but that's not what matters to us. What matters to us is his philosophy. Let's try to understand fundamental principles. Leibniz के सामने बड़ा मुश्किल काम है। वो खुद से कहते हैं कि मैं प्लेटो और डेमोक्रिटस को रिकनसाइल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एरिस्टोटल को डेकार्ट के साथ रिकनसाइल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। स्कॉलेस्टिक्स को मॉडर्न्स के साथ, थियोलॉजी को मॉरल्स के साथ, थियोलॉजी और मॉरल्स को रीज़न के साथ। तो ये जो काम करने निकले हैं ये काम ही इम्पॉसिबल है। हमारे उस्ताद निकले हैं पानी और तेल को मिक्स करने। तो लेट्स सी कर पाते हैं कि नहीं, बट वी कैन सी द टास्क इज herculean, as he himself says. He tried to achieve this highly critical aim with the help of few leading principles like any other philosopher would do. लेबनीज अपने वक्त के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, और इफ़ यू डू नॉट नो, नाउ यू वुड नो इट। कैलकुलस का हेडेक, लेबनीज इज़ द फाउंडर। न्यूटन इज़ ऑल्सो द फाउंडर। मैंने आपको शायद कल या इससे पहले किसी सेशन में बताया था कि न्यूटन ने उसको इंडिपेंडेंटली डिराइव किया था, एंड द अदर पर्सन हु डिराइव्ड इट वाज लेबनीज। सो बोथ ऑफ दीज पीपल दे फॉर्मुलेटेड कैलकुलस। तो अब ये इतने बड़े मैथमेटिशियन हैं, एंड इफ़ यू हैव बीन गुड एट मैथमेटिक्स इन योर सर्टन पार्ट ऑफ योर लाइफ, आई मीन रियली गुड, वेर यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ बीइंग सेड मैथमेटिक्स में, then the beauty of mathematics unveils itself. It starts like opening up like a rose.
mathematics, and then it intoxicates you. You just cannot avoid mathematics. First, you happen to mathematics, then mathematics happens to you. It's like that. तो हमने देखा स्पिनोजा डेकार्ट दोनों दे वर इंटॉक्सिकेटेड बाय मैथमेटिक्स, एंड लेबनीज का भी ऐसा ही हाल है. लेबनीज का भी एक अंदर से मैथमेटिकल मेथड इन फिलॉसफी दिखी जाता है इनकी किताब में. अब ये एथिक्स के लेवल पे नहीं पहुंचते. एथिक्स लिखी गई मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में है, इनकी किताब मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में नहीं लिखी गई है. बट वी कैन सी दैट ही इज ऑल्सो वर्किंग थ्रू ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स. अब कुछ एक प्रिंसिपल्स, देयर आर 4 ऑफ देम विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. ये इनके बेसिक प्रिंसिपल्स है. पहला, द लॉ ऑफ कंटिन्यूटी. क्या है ये भी डायरेक्टली इनके मैथमेटिकल बेंट ऑफ माइंड का एक रिजल्ट है. इनके खुद के वर्ड्स में, एंड आई कोट, इट वाज ओरिजिनली ए जनरलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स that they can be continued without end, divided without limit, and referred in this respect to infinitely large, in which everything is contained, to the infinitely small of which everything is made. Numbers fascinate करते थे लेबनीज को. किसी को भी अगर आप numbers पे ध्यान दोगे, numbers are amazing. You can spend your life with numbers. So numbers continuous है. किस हद के continuous? अब ये 1 और 2 ये तो discrete है, एक से jump हो जाता है 2 पे. लेकिन इफ़ यू अंडरस्टैंड नंबर्स देन यू नो दिस जंप इज़ नॉट, ये डिस्क्रीट नहीं है, ये क्वांटिफाइड नहीं है, ये स्मूथ है. 1 के बाद 2 से पहले इनफाइनाइट सीरीज, माइन्यूट से माइन्यूट जंप यू कैन थिंक ऑफ. 1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. अब आप बोलेंगे 1 और 0.1 में क्वांटम ये है लीप, बट 1 और 0.1 के बीच 0.01, 0.02, 0.03 ऐसे करते करते. तो ये इनके सामने था, खुद मैथमेटिशियन ही थे. ये ऑब्जर्वेशन, इट वाज इन फ्रंट ऑफ हिम. व्हाट एल्स वाज इन फ्रंट ऑफ हिम? कैलकुलस. व्हाट इज कैलकुलस? इट्स अगेन दिस इन्फिनिटेसिमल स्मॉल थिंग्स पे उनको इंटीग्रेट करना या बड़ी चीज़ को डिसइंटीग्रेट करना, जिसको डिफरेंशिएशन कहते हैं. ये दोनों चीज़ें इनके सामने हैं. तो इसने क्या दिखाया लेबनीज को कि उस्ताद, there are no abrupt changes. Every change is followed by another through an infinite number of small imperceptible changes. आपको लगता है क्वांटम लीप, बट है क्या? छोटे छोटे चेंजेस. ये जो ये लॉ ऑफ कंटिन्यूटी है, फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट, ये इनके फलसफे का एक पिलर है. और यहाँ से आप देखेंगे क्या क्या बोलेंगे. ये बोलेंगे जैसे फॉर एग्जांपल अपने मैथमेटिक्स में लाइन क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ पॉइंट्स. सरफेस क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ लाइंस. सॉलिड क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ सरफेसेस. और ये जो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी है, ये इनको हेल्प करेगा एनिमेट और इनएनिमेट, एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म, माइंड और मैटर, डेकार्ट और लॉक, प्लेटो और डेमोक्रिटस में थोड़ा सा बैलेंस लाने में. सो दैट्स आवर फर्स्ट प्रिंसिपल, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी. द सेकंड इज लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी. अब ये देखिए, ये कंटिन्यूटी का ऑपोजिट हो गया, ये टोटल ऑपोजिट हो गया. अब आपको फेंट ग्लिम्पसेस दिख रही होंगी कि ये कैसे बैलेंस करेंगे आगे, बट एनीवेज पहले इसको समझते हैं इंडिविजुअलिटी को. ये भी, इसमें भी दिख जाता है कि मैथमेटिक्स से ही आया है ये वाला फलसफा भी इनका. यू कैन सी दैट इन मैथमेटिक्स ए लेंथी चेन ऑफ रीजनिंग, उसको हम एक्सट्रीमली एब्रीवेटेड फॉर्म में पेश कर सकते हैं. जो इन एब्रीवेटेड फॉर्मूले इनको समझता है वो इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, जिसको वो इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन के लिए कहीं पे भी खींच सकता है. द एग्जाम्पल कैन बी गिवन, a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. The implication of squaring something, इससे आप बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं. what it means if there is a square of side a plus b, then the area of that figure would be equal to sum of 4 things, one of which is sided
two squares, one of side A, one of side B, and two rectangles, similar rectangles with one side A, one side B. Now this is the conclusion we can derive from A plus B whole square. Now इसी में you can like put B की जगह minus B, and then all of a sudden you have A square plus B square minus 2AB, and now this also has its own physical significance. ऐसे करते करते आप चल सकते हैं आगे. तो यहाँ से ये डिराइव करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी. क्या एवरीथिंग इज रियल? हमारी आँखों को कनेक्शन जो चीज़ों का है वो कॉजल दिखता है. we can see that this causes this. Mathematics में भी steps में you are able to see that, but everything is real, and as such no external influence can change a particular thing. यहाँ पे सुपिनोजा के बिल्कुल ऑपोजिट चले गए. इन्होंने बोला हर एक चीज़ रियल है. मैथमेटिक्स में हर एक स्टेप इज इक्वली रियल. तो इफ एवरीथिंग इज रियल देन देयर कैन नॉट बी एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. मैथमेटिक्स में भी हर एक स्टेप में ऐसा कोई नहीं, बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है कोई स्टेप. यू डू नॉट ऐड. इफ़ यू ऐड समथिंग यू ऐड इट टू बोथ साइड्स, so that cancels their effect on one another. लेकिन ये जो प्रिंसिपल है इससे ये क्या मतलब what does he derive from it? From it he derives that these things are real in the sense that they are self-contained. अब यहाँ पे ये definition है ये डेकार्ट और स्पिनोजा जैसी है. if you remember that real is what is self-contained. That's why Spinoza said कि finally real can only be God. लेकिन ये जो प्रिंसिपल है इंडिविजुअलिटी का पहुंचाना चाहिए था ये स्पिनोजा पे, लेकिन हम पहुंचेंगे आप आगे देखेंगे टोटली ऑपोजिट टू स्पिनोजा. स्पिनोजा गिव्स अस द होल और द ब्लैंक यूनिवर्सल जिसके पार्ट्स डिसअपियर हो गए. लेबनीज क्या करेगा? लेबनीज स्टार्ट्स फ्रॉम पार्ट्स. He starts from this extreme multiplicity of finite experience and then tries to determine their nature in order to discover the real parts of the whole. Now, if whole is real, then Leibniz says the parts have to be real. And parts, in order to be real parts, must be as real as the whole. अब इससे इसको ये और डिफाइन करेंगे. Each part somehow must be whole. It must contain whole. अब इसको कंपेयर करें आप हिंदू फ़लसफ़े से. हिंदू फ़लसफ़े में ये डिस्कशन हुआ था. सांख्य ने ये डिस्कशन किया था कि अगर प्रकृति में वो चीज़ें नहीं हैं देन certain thing, if it was not in the प्रकृति, how can it be in the product of प्रकृति? ex nihilo नहीं होती क्रिएशन. तो बहुत पैरेलल है उसके. Thus we find that he would lead to this belief of pluralism because he established the reality of individual things. So what he has done, Spinoza के substance को टुकड़े टुकड़े कर दिया और हर टुकड़े को इंडिविजुअल सुपिनोजिक सबस्टेंस बना दिया. स्पिनोजा के इनफाइनाइट सबस्टेंस हो गए. एक एक सबस्टेंस वही डेफिनेशन है जो स्पिनोजा के ओवरऑल सबस्टेंस की डेफिनेशन थी. So thus we find that the substance of Spinoza has been broken down. Leibniz के अपने words में, and I quote, "In the smallest particle of matter, there is a world of creatures, living beings, animals, entelechies, souls. Each portion of matter may be conceived as like a garden full of plants and like a pond full of fish. But each branch of each plant, each member of every animal, each drop of its liquid parts is also some such garden or pond. Thus, there is nothing fallow, nothing sterile, nothing dead in the universe, no chaos, no confusion, except in appearance." ये जो इन्होंने स्पिरिचुअल एटमिज्म का डॉक्ट्रिन खड़ा किया, यहाँ पे डेमोक्रिटस और प्लेटो को कुछ देर में हम देखेंगे कैसे he bridges the gap between the two. So this is the second principle. The first was law of continuity. The second was law of individuality. The third is the principle of harmony. ये भी इनके कुछ हद तक मैथमेटिक्स से ही डिराइव होता है,
बट दिस इज नॉट एंटायरली मैथमेटिकल। यहाँ पे ये इट सीम्स कि सुपिनोजा ने जो क्या कहते हैं, सुपिनोजा ने जो यूनिटी ऑफ बीइंग को एस्टैब्लिश किया था उसको होलसेल रिजेक्ट करना इम्पॉसिबल सा था, क्योंकि अब सुपिनोजा जैसी हस्ती इसको इतना एम्फेसिस डाल रहे, कुछ तो उसमें सच होगा, और है भी। देयर इज अ यूनिटी विजिबल इन द यूनिवर्स। तो it seems that he is as if conceding to it कि okay, you're right here, you got this thing right, but how to explain it? कंटिन्यूटी और इंडिविजुअलिटी जो इन्होंने खुद इससे पहले दो प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश किए उनमें भी कॉन्ट्रडिक्शन है। तो इंडिविजुअलिटी और कंटिन्यूटी वुड बी, स्पिनोजा वुड लव दैट, दिस इज राइट, ट्रू, सही बात कह रहे हैं आप। बट ये इंडिविजुअलिटी जब आपने डाल दिया, अब दोनों को रिकनसाइल करना है, तो ये दोनों चीज़ें अब इनको करनी है। एक तो अपने खुद दो जो लॉ एस्टेब्लिश किए उन दोनों को रिकनसाइल करना है, और दूसरा स्पिनोजा ने जो बात एस्टेब्लिश कर रही है उसको भी रिकनसाइल करना है अपने फ़लसफ़े के साथ। सो इट सीम्स दैट ही डज इट थ्रू प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी। ये जो हमारा एक्सपीरियंस है ज़िंदगी में आम इंसान का, वी सी वैरायटी, वी सी रिचनेस ऑफ फाइनाइट थिंग्स, और इसको हम, अगर हमें कोई फिलोसफर बोलेगा इंडिविजुअलिटी वाला कंसेप्ट और प्लूरलिटी वाला कंसेप्ट, फाइन, वी सी इट, डिफरेंट डिफरेंट लोग, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, एग्रीड। लेकिन उसके अलावा भी वी सी दैट दिस सिस्टम दो इंडिविजुअल, इट वर्क्स इन हार्मनी। हर एक चीज़ इट वर्क्स इन हार्मनी। वी ब्रीथ, we breathe out particular air, and that particular air is used by a different life. They breathe it and they release a different kind of air, we breathe that. Harmony. They are individuals, separate individuals, we are individuals, separate individuals, but harmony. हर एक चीज़ में हार्मनी दिखती है। इसके अलावा Leibniz, he maintained that everything is real because it contains the whole and in some sense is the whole. अब ये जो यूनिटी है इन प्लूरलिटी, इसको ये हार्मनी कहते हैं, और लॉ ऑफ हार्मनी लेबनीज के लिए वही है जो यूनिटी स्पिनोजा के लिए थी। इस वजह से लेबनीज की फिलॉसफी को फिलॉसफी ऑफ प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी कहते हैं। तो हार्मनी का प्रिंसिपल ये एग्री करते हैं। अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए ही विल गिव द कंसेप्ट ऑफ प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी। वी आर राइट नाउ नॉट लुकिंग एट हिज एक्सप्लेनेशंस ऑफ दीज थिंग्स, वी आर राइट नाउ सीइंग व्हाट आर हिज प्रिंसिपल्स। ही इज जस्ट सीइंग कि हमें पता क्या है। ही इज सेइंग हमको पता है कि सब चीज़ कंटिन्यूअस है, हमको पता ये है कि सब चीज़ इंडिविजुअल है, और तीसरी चीज़ जो हमको पता है कि इन इंडिविजुअल्स में हार्मनी है। तो दिस इज थर्ड एंड फोर्थ। Now this is again wahi rationalists and God intoxicated. The fourth is God is the creator of harmony. This is his fourth principle. जब इन्होंने लॉ ऑफ हार्मनी एस्टेब्लिश किया, तो यहाँ से आगे वो बढ़े और खुदा के तस्वुर को भी अपने फिलॉसफी में इनकॉर्पोरेट कर दिया। He further held that individual things no doubt are real, but they are knitted together in a grand harmony. ये हार्मनी प्रीसपोज करती है कि कोई ये हार्मनी एस्टेब्लिश करे, कोई जाइंट इंटेलेक्ट जो ये हार्मनी को जिंदा रखे। ये इंटेलेक्ट खुदा है। तो यहाँ लेबनीज, डेकार्ट और स्पिनोजा की तरह ही चूजेस टू मेक हिज सिस्टम थियोसेंट्रिक, गॉड सेंट्रिक सिस्टम इनका भी है। ये हैं इनके चार बेसिक प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लेबनीज़ फिलॉसफी। अब आगे बढ़ते हैं, अब फिलॉसफी प्रॉपर। पहले इसमें the doctrine of substance, we'll understand what is substance for him, and that is actually his philosophy. Every other discussion would be वो लगे हाथ वाला डिस्कशन। इनका सबस्टेंस आप समझ गए तो आप इनका फलसफा समझ गए। स्पिनोजा का मोड, एट्रीब्यूट एंड सबस्टेंस समझे, आप उनका फलसफा समझ गए।
वैसे ही कॉगितो समझ गए डेकार्ट का, तो आप उनको फ़लसफ़ा समझ गए। तो यहाँ पे सबस्टेंस समझना है, मोनैड्स को समझना है। लेबनीज़, लाइक वी सेड, स्पिनोज़ा की यूनिटी से बहुत ही वाज़ मुतासिर, उससे बहुत हुए थे वो। बट अनफॉर्चुनेटली स्पिनोज़ा ने क्या किया, इस यूनिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए इंडिविजुअल्स की हत्या कर दी। इन द नेम ऑफ यूनिटी द प्लूरैलिटी वाज डिस्ट्रॉयड। स्पिनोज़ा ने ये काम किया। लेबनीज टोटली ऑपोजिट साइड से प्रोसीड करते हैं। ही प्रपोजेस द टोटल ऑपोजिट, प्लूरलिज्म। क्या है इनके पास प्रॉब्लम? ये स्टेटमेंट, व्हाट मस्ट बी द नेचर ऑफ पार्ट्स which can in some way contain or express the whole within itself. ये है इनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। In order to account for the reality in which individual things are real, he begins first with the notion of substance. डेकार्ट ने क्या किया था डिस्क्राइब सबस्टेंस को, और स्पिनोजा ने भी उसी को आगे बढ़ाया था। डेकार्ट ने कहा था that which is in itself, conceived through itself, does not depend on anything for existence, does not involve the existence of anything else for its own existence। और उसको अपने लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस पे पहुंचाया था स्पिनोजा ने। लेबनीज सेज अबाउट दिस लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस द डेंजरस कॉन्सिक्वेंस ऑफ पैंथेइज्म। दैट मीन्स अगर हम इस डेफिनेशन को एग्री करें तो हमको एक अनथिंकेबल कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ेगा। And by saying this, he is insinuating that the conclusion is wrong. That means the definition was also wrong. अब देखते हैं ये क्या कहेंगे। पहली बात, he says extension is not real, but extension is visible to us everyone. How can it be not real? Leibniz argue करते हैं कि it is always divisible. जो आपके सामने चीज़ें हैं आप उनको तोड़ सकते हैं, तोड़ते ना आप उसको, you can like go on further and think about it. Can you conceive of a thing which cannot be further broken down? Leibniz argues that you can never lead to something which is simple, elementary, and really indivisible. ये इनका पहला आर्ग्यूमेंट है। दूसरा, ये कहते हैं ये जो एक्सटेंशन है ये हम सबको दिखता है कि इट इज़ कॉम्पोजिट, एवरीथिंग इज मेड ऑफ पार्ट्स। कहते हैं देन इट कैन नॉट बी रियल बिकॉज इट इज़ जस्ट एन एग्रीगेट ऑफ थिंग्स, इट्स नॉट ट्रू यूनिटी ऑफ ए थिंग। तीसरी चीज़ ये कहते हैं एक्सटेंशन पैसिव है, लेकिन दुनिया डायनेमिक है, इट इज़ फिल्ड विद चेंज, बट एक्सटेंशन इटसेल्फ इज पैसिव, सो कैन नॉट बी रियल। नाउ दिस वर्ल्ड, इज इट पैसिव और डायनेमिक, इस पर सवाल उठ सकता है। डेकार्ट वुड हैव सेड कि क्या कैसी बात कर रहे हो, दुनिया डायनेमिक है, सही बात है, क्योंकि गॉड इम्पार्टेड इट विद द फर्स्ट मोशन एंड दैट्स व्हाई इट इज़ dynamic now. In essence, it is not dynamic, it is passive, but because of the first motion, it is now moving. तो ये इसको कहते हैं कि अगर मैं इस मौजज़े को मानूं भी कि फर्स्ट गॉड इंड्यूस्ड मोशन, कहते हैं yet it fails to describe inertia then, the rest, चीज़ें जो रेस्ट में है, it fails to describe that. फिर लॉ ऑफ कंटिन्यूटी को अगर अप्लाई करें, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी डिमांड्स कि देयर शुड बी नो एब्रप्ट चेंज। सो इफ ए थिंग इज इन रेस्ट, इट कैन नेवर एक्चुअली लीड इनटू समथिंग कॉल्ड मोशन बिकॉज दैट वुड बी एन एब्रप्ट चेंज। आपने इसमें जीनो का पैराडॉक्स अगर समझा है तो ये उसी पैराडॉक्स में खुद फंसे हुए हैं, ये उस पैराडॉक्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब, इफ़ यू हैव टू रीच फ्रॉम से फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर्स, तो first you have to travel 25, then 25. For the first 25 you'll have to finish first 12 and then the next 13. For the 12 you would have to first finish 6. ऐसे करते करते you would have to finish first 1, then you would have to finish 500 पहले। ऐसे करते करते Zeno would argue emotion would never be possible.
तो यही बात यहाँ चल रही है कि abrupt change from not moving to moving and from moving to not moving is not possible because change is continuous. So hence Leibniz concludes that extension cannot be real. Extension presupposes something that causes it. This Leibniz calls force, normal physics वाला force. लेकिन यहाँ पे मेटाफिजिकल वे में यूज हुआ है. तो ये फोर्स की वजह से ये सब हो रहा है. व्हाट इज मोर रियल देन द फोर्स इज मोर रियल. So extension can be explained in terms of impenetrability or resistance, but resistance means some force. Hence force is real, and extension and all other changes they can be explained with the help of force. ये तो हो गया एक्सटेंशन. दूसरी चीज क्या एस्टेब्लिश की थी डेकार्ट ने? माइंड. अब उसको भी डिस्ट्रॉय करेंगे? नहीं, वहां पे टोटल ऑपोजिट स्टांस. डेकार्ट की बात भी नहीं मानेंगे, माइंड को एम्पलीफाई करेंगे. एक्सटेंशन को क्या किया? रिड्यूस किया. माइंड को इंक्रीज करेंगे. सो व्हाट लेबनीज डज, रिजेक्ट्स मैटर बट रिटेन्स डेकार्टियन माइंड, the Cartesian notion of mind, but he amplifies it. Why does he need to do it? Because he thinks that our experience cannot be explained if I do not do this. डेकार्ट के हिसाब से माइंड का एसेंस क्या है? कॉन्शियसनेस. But if consciousness is the essence of mind, then we have to say that our mind ceases to be when we fall unconscious. या ड्रीमलेस स्लीप जब हमारी होती है तब हमारे पास माइंड नहीं होता है. लेकिन ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा. इसमें एक और मसला भी, अगर हम इसको एक्सेप्ट करें, दैट मीन्स माइंड इज नॉट रियल. ये भी तो हुआ. इसके अलावा लेबनीज आर्ग्यू करते हैं कि माइंड में जो मेंटल स्टेट्स जो हमारी होती है वो हमेशा क्लियर और डिस्टिंक्ट नहीं होती. दे आर ऑफन वेग, दे आर ऑफन इनडिस्टिंक्ट, दे नेवर राइज टू फुल कॉन्शियसनेस. हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अचीव ही नहीं करते हम. तो लेबनीज कहते हैं, टेक द एग्जाम्पल ऑफ ए बिग सी वेव. बिग सी वेव इज कंसिस्ट्स ऑफ स्मॉल रिपल्स. आप अगर एक एक रिपल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, यू वुड नॉट बी एबल टू हियर द साउंड दे क्रिएट, बट देयर कॉम्बिनेशन गिव्स राइज टू द माइटी रोर ऑफ सी. बारिश, एक एक पानी का कतरा जो बारिश का गिरता है, उस एक कतरे में आवाज नहीं होती, लेकिन बारिश में आवाज होती है. Thus, there are cases of vague, indistinct and subconscious mental processes which these things represent. और इस वजह से हमको जो माइंड का कंसेप्ट जो हमने लिमिट कर दिया था क्लियर और डिस्टिंक्ट पे, नहीं, हमको उसको बढ़ाना पड़ेगा. लेबनीज के खुद के वर्ड्स में, बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ आवर क्लियर कॉन्शियसनेस देयर इज अ डार्क बैकग्राउंड ऑफ ऑब्सक्योर कॉन्शियसनेस. पेटिटिस परसेप्शनीज अनकॉन्शियस स्टेट्स. अब आप देखें ये यहाँ से कैसे मैटर को भी अब माइंड में ही दाखिल कर देंगे कि हर एक चीज़ इज़ एक्चुअली अ स्टेट ऑफ माइंड, फ्रॉम द लोएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. किसी चीज़ में लोएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होगी तो वो जड़ है. अब देखते हैं, इसको आगे पढ़ते हैं. तो लेबनीज ने क्या किया? अल्टीमेट सबस्टेंस को एक्सप्लेन किया इन द टर्म्स ऑफ माइंड. अब माइंड में डेकार्ट की तरह सिर्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, ये इट इंक्लूड्स अनकॉन्शियस स्टेट्स एज वेल. अब जब माइंड में इन्होंने अनकॉन्शियस को भी इंक्लूड कर दिया, नाउ ही हैज़ रिकंसाइल्ड एनिमेट एंड इनएनिमेट. अब दोनों चीज़ें ऐड हो गई. एनिमेट भी एक्सप्लेन हो जाएगा जिसमें कॉन्शियसनेस है, इनएनिमेट वो भी माइंड है बट जो अनकॉन्शियस है. डेकार्ट ने क्या किया था? ही लेफ्ट देम होपलेस, माइंड और बॉडी को. स्पिनोजा ने कैसे रिकंसाइल करने की कोशिश की थी? पैरेललिज्म से, कि दोनों चीज़ें पैरेलल एट्रीब्यूट्स हैं सेम रियलिटी के, तो इस वजह से ऐसे हमको दिखते हैं. स्पिनोजा ने ये किया था. बट उसमें हमने क्या क्रिटिसिज्म किया था कि सेम सबस्टेंस को आप कॉन्शियस भी बोल रहे हैं, अनकॉन्शियस भी बोल रहे हैं. सेम चीज़ को आप एक्सटेंडेड और इनएक्सटेंडेड भी बोल रहे हैं. तो लेबनीज इसको सॉल्व करते हैं.
अब आगे बढ़े। लेबनीज बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, ये भी हमने कुछ देर पहले देखा। सो द रियलिटी कैन नॉट बी वन, it cannot be one. The real whole can be explained only in terms of parts. लेकिन atomists क्या थे? The atomists believed that reality is sum total of minute छोटे छोटे atoms which are themselves indivisible. In fact, अगर आप लेबनीज की बायोग्राफी पढ़े तो पहले वो डेमोक्रिटस से बहुत मुतासिर थे, जिन्होंने ये सबसे पहले आइडिया वेस्ट में दिया, हिंदुस्तान में कनात ने परमाणु का कंसेप्ट। तो डेमोक्रिटस ने वहाँ पे एटम्स का कंसेप्ट दिया था। बट देन ही कंक्लूड्स नो, एटम्स कैन नॉट बी द रियल रीजन। क्या आर्गुमेंट्स देते हैं ये कि ये दुनिया एटॉमिक नहीं हो सकती? These are good arguments, and these are real good philosophical questions. When science explains matter through atoms, we take it for granted. But listen to this criticism of atoms now. Philosophical criticism. Science, the mathematics, and the maths of science is established. They're not denying that. It's like totally, it is there. We get it. So there are serious questions that are asked of quantum mechanical model. But then we accept it as the science that works as of now. But look at these questions which Leibniz asks. Atoms being extended, they can never be theoretically indivisible. हम कंसीव ही नहीं कर सकते कोई चीज़ जो इंडिविजिबल हो, जिसको फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता, कितनी भी छोटी हो। लेबनीज कहते हैं उस वो जितनी भी छोटी है, उसका अगर कोई भी एक्सटेंशन है इन स्पेस, वी कैन थिंक ऑफ हाफ दैट एक्सटेंशन फॉर एग्जांपल, वी कैन स्टिल थिंक इट। हमारा जो हार्ड वायर्ड है या हमारे सिस्टम है, हम इसको अवॉइड ही नहीं कर सकते। सो देयर कैन नॉट बी द स्मॉलेस्ट पॉसिबल थिंग। दूसरा, हार्डनेस, दैट दीज थिंग्स आर रिजिड। अगर आप इनको रिजिड ना माने, तब नॉन रिजिड से रिजिड कैसे पैदा हुआ? You can add non-rigid a million times, it will still remain non-rigid. But we know that these things are rigid in front of us. तो rigidity कहते हैं कि ये भी प्रॉब्लमस है। कहते rigidity is relative. What is hard to one may not be hard to another. So how can we say that atoms are rigid? तीसरी बात, atoms qualitatively एक जैसे हैं। अब यहाँ पे दिस ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द एटम्स ऑफ फिजिक्स, ही इज ऑलवेज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द एटम्स ऑफ मेटाफिजिक्स. What does that mean? That means the things that everything is made of, that thing is called atom. Now they are qualitatively alike. हर चीज का फाइनल कोर एक ही है, एटम्स का भी फाइनल कोर एक ही, दे आर मेड ऑफ द सेम थिंग, एवरी एटम, सो दे आर क्वालिटेटिवली अलाइक. So any difference between them is one of quantity, and this is right for even modern atomic concept. So the atoms differ in what? The number of electrons and protons and neutrons inside them. So one atom is different from another only in mass, shape, size. आप उसको further एक पीछे ले जा सकते हैं कि इनकी डिफरेंस एक्चुअली सिर्फ इसी चीज़ में है. लेबनीज कहते हैं क्वांटिटी क्वालिटेटिव वेराइटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती. 1 लीटर पानी और 10,000 लीटर पानी क्वालिटेटिवली पानी ही है. तो क्वांटिटी डज नॉट चेंज क्वालिटी, बट वी सी अ यूनिवर्स ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज. एंड लास्टली, एटम्स आर डेड. एटम्स आर डेड पार्टिकल्स ऑफ मैटर एंड वी आर अलाइव. इनका फाइनल क्रिटिसिज्म है. इस क्रिटिसिज्म से कंक्लूड क्या करते हैं? कहते हैं जो हमने एजम्पशन लिया उसका ऑपोजिट ट्रू होगा तब, कि एटम्स आर नॉट मटीरियल या स्पिरिचुअल. ये इंडिविजुअल सेल्फ एक्टिव स्पिरिचुअल जो एटम्स है, इनको वो मोनाड्स कहते हैं. एंड नाउ वी रीच टू लेबनीज की मोनाडोलॉजी. ये हैं वो असली मेटाफिजिकल पॉइंट्स विच आर इनडिविजिबल, येट इन्हीं से सब कुछ निकलता है. ओनली अ स्पिरिचुअल यूनिट कैन बी इनडिविजिबल.
लाइक आवर ओन कॉन्शियसनेस, हम कॉन्शियसनेस को डिवाइड नहीं कर सकते। हेंस द मोनाड्स अलोन आर रियल। अब ये मोनाड भाई साहब कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आई थिंक दिस विल टेक अस टाइम, इसको हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं, बिकॉज डोंट वांट टू लीव इट इन द मिडल। बट वी हैव फॉर नाउ एस्टैब्लिश्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ मोनाड्स। We will start with nature of monads, and then I was thinking Leibniz will, because Leibniz आराम से समझ आ जाता है, we would be able to finish in a day or two, but now I think that it might take, जैसे बाकी सबके साथ हमने 3-3 दिन बताए, तो Leibniz is like मेरे साथ भी 3 बताओ। तो we will continue inshallah the nature of monads. So that would be it for today.